रही हैं, लेकिन मैं आगे चर्चा करूं, मैं कुछ हाई प्रोफाइल जो सीट है हाँ। जिन पर सभी की नजरें थी, हाँ। उसमें कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो जरा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। भवानीपुर पश्चिम बंगाल की सीट से ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है टीएमसी के नेत्री, और यहाँ पर जो आगे चल रही है वो है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी ने अभी भी भवानीपुर से बढ़त बनाई हुई है। नंदीग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, मतलब दादा पसंद आ चुके हैं बंगाल की जनता को और दीदी को उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा कर दिया है, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। वहीं अब मैं बात करती हूँ तमिलनाडु की कोलाथूर सीट से, तो यहाँ पर एम.के. स्टालिन डीएमके पीछे चलते हुए नजर आए। तो देखिए यहाँ पर सीएम खुद ही पीछे चल रही है। दो राज्यों की बात आपको बता रहे, तमिलनाडु की भी और पश्चिम बंगाल की भी, दोनों में ही जो सीएम है वो दोनों ही इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अब देखिए पिनाराई विजयन की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रत्ना देवनाथ ये वही महिला है जो आरजीकर केस हमने सुना था पश्चिम बंगाल में, उनकी मां है, ये उस बेटी की मां है जो इस वक्त आगे चल रही है। मतलब जनता ने उन्हें पसंद किया है, पहली बार चुनावी मैदान में है, न उन्हें प्रचार करना आता था न उन्हें बोलना आता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनकी जनसभाएं में गए और यहां पर वो रिजल्ट है कि वो आगे बढ़त बना रही है। अब देखिए रूपा गांगुली की अगर मैं बात करूं, भाजपा से नेत्री है, वो भी इस वक्त आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर जो हाई प्रोफाइल चेहरे बीजेपी ने मैदान में उतारे, वो जो चेहरे हैं वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय जो टीवीके के हैं वो आगे चल रहे हैं और विजय ने तो कमाल कर दिया। मतलब 2 साल पुरानी ये पार्टी सत्ता में आई, पहली बार चुनाव लड़ा और पहला ही चुनाव ऐसा रहा कि ऐसा लग रहा है कि टीवी के कहीं अकेले के दम पर ही सत्ता में ना आ जाए और विजय कहीं सीएम ना बन जाए। देखिए वो जो 7 वादे विजय ने वहां की जनता को किए थे, मुझे लगता है वो 7 वादे वहां की जनता को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। वो जो मैनिफेस्टो टीवीके ने जारी किया था वो जनता को भा गया है और जनता ने कहीं ना कहीं इसी वजह से टीवीके को अपनी पसंद बनाया। लेकिन डीएमके को सोचने वाला होगा कि डीएमके थर्ड मोस्ट पार्टी के तौर पर आ रही है, जहां पर टीवीके को थर्ड मोस्ट पार्टी देखने को मिल रहा था वहां डीएमके की जगह ले ली है। इसके साथ ही अगर मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करूं, भाजपा के नेता वो आगे चल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर की बात करूं, भाजपा से आगे चल रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल की बात करूं, आगे चल रही हैं। हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। रेजी नगर पश्चिम बंगाल से विजय आगे चल रहे हैं और गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता वो भी इस वक्त पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता वो भी इस वक्त पीछे हैं। उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं डीएमके के नेता, और इसके साथ ही एन रामदास स्वामी वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये हाई प्रोफाइल नाम थे मन्नू, जिन पर सभी की नजरें थी कि कैसा रिजल्ट आएगा, क्या ये अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। तो रुझान जिस तरीके से अभी तक सामने आया, मुझे नहीं लगता कि जो बड़े नेता है बाकी की पार्टी के, बीजेपी को छोड़ के बड़े नेता कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है वो प्रधानमंत्री की धुआंधार रैली। बीजेपी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त थी कि बंगाल में तो इस बार सत्ता में आना ही आना है, 200 पार का नारा दिया है। अब सबसे दिलचस्प यहाँ पर मन्नू देखना यही होगा कि वो 200 पार का नारा क्या वो सही साबित होता है, बीजेपी इस 200 को क्रॉस कर पाती है नहीं। देखिए वो सत्ता में आ रही है, ये तो अभी तक रुझानों में सामने आ ही चुका है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की महासुनामी है और पश्चिम बंगाल में भी लहर दिख रही है बीजेपी की। अब जरा अरबाज का भी हम रुख कर लेते हैं। और अरबाज, चूंकि हमें दिख रहा है कि आप बैठे हैं यहाँ पर खाशियाबाज के साथ, जरा बातचीत कीजिए, चूंकि सिर्फ उनके लिए जो एक अच्छी खबर आई है वो केरलम से ही सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत करते हैं। 5 जो राज्यों के चुनाव हैं उसके ऊपर लगातार जो है निगाह बनाए हुए हैं। धीरे धीरे पल पल जो अपडेट आ रहे हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, संवाद करते हैं। सर, किस तरह से अभी शुरुआती रुझानों को आप देखते हैं, जो नतीजे अब धीरे धीरे तब्दील होने लगे? देखिए, केरल में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस और गठबंधन जीत रहा है केरल में। और सबसे बड़ी बात जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये मानकर चलना आपके बंगाल की सारी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। और जो तमिलनाडु का मैंने रिजल्ट देखा, वहाँ एक स्टार बड़ी तेजी से आगे बढ़कर सुपरस्टार बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये मैंडेट जो आ रहा है वो मैंडेट बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा कोई संकेत नहीं है। बंगाल में बीजेपी जरूर आगे चल रही है, क्या स्थिति आती है ओवरऑल, क्योंकि आगे पीछे बहुत हो रहा है। ये शुरुआती रुझानों में ये मानकर चलना कि आप जहां एंटी इनकम्बेंसी सब जगह देखने को मिल रही है। केरल में लगातार 10 साल से सरकार थी यूडीएफ की, इसकी एलडीएफ की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी सारी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें केरल में हम आ रहे हैं,
आसाम में हम हार रहे हैं, आसाम में बीजेपी बहुत आगे जा रही है आज अभी तक की पोजीशन में। अब जो पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, मेरा ही मानना, अब जनता ने जब मैंडेट दे दिया, मैंडेट का रिजल्ट आ जाए तो उसके बीच में क्या बोल सकते हैं, उसको स्वीकार करना सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, ऊपर नीचे कितना होता है अब ये 1-1.5 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। अब इस वक्त ज्यादा डायलॉगबाजी करने का वक्त नहीं है, इस वक्त रिजल्ट देखकर और समझने का वक्त है। तो जनता का जो मैंडेट है वो सामने आ गया, जनता वोट दे चुकी, अब वोटिंग नहीं होने वाली, वोटिंग हो चुकी है। अब जो जनता ने मैंडेट दे दिया उसके रिजल्ट आने बाकी, रिजल्ट आ जाने दीजिए। पूरे देश की सच्चाई और ये मानकर चलना कि वहां पर जो तमिलनाडु में जो रिजल्ट आ रहा है ये सब पार्टियों के लिए अलार्मिंग है। ये मानकर चलना कि पब्लिक को जब कोई तीसरा पावर नजर आती है तो पब्लिक उधर भी डाइवर्ट करती है, इसलिए सबको अलार्मिंग होकर और पब्लिक के मूड को समझने की जरूरत है। असम में काफी मेहनत की थी, राजस्थान से भी कई लोगों को भेजा गया था, तो जो नतीजे हैं वो बिल्कुल मतलब कांग्रेस के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। वहां जो इन्होंने, मेरे पास जो रिजल्ट है, उन्होंने जो डिलिमिटेशन किया उसमें बड़ी बदमाशी की और पूरा चुनाव, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। राम राज्य का अर्थ है सबको अपनी बात कहने का, अपनी सोच का, अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। तो राम राज्य के विपरीत बात करती है बीजेपी, तो राम राज्य की बात तो कांग्रेस करती है जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले। वहां तो पूरा चुनाव ही आपने वर्टिकल डिवीजन पे लेकर गए, आपने जो डिलिमिटेशन किया सीटों का, तो आपने जो वोट थे कांग्रेस कमिटेड वो तो एक कुछ सीटों पे घुसा दिए। तो उसके बाद शायद कांग्रेस कहीं गई भी थी सुप्रीम कोर्ट तक, वहां तक गई और डिलिमिटेशन स्टेट लेवल के स्तर पे कर दिया, आपने सीटों को आगे पीछे कर दिया। लेकिन अब वो कितना आप कर पाए, क्या स्थिति हुई, वो तो अब कांग्रेस नेतृत्व तो देखेगा। लेकिन आसाम का रिजल्ट हमारे को बड़ा सेटबैक वाला है, अभी तक जो स्थिति है उसमें मजा नहीं आ रहा आसाम के रिजल्ट। बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत एक तरह से नजर आ रहा है और बड़ा शुरुआत में बताया जा रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन थी उसको लेकर के भी काफी विवाद हुए। अब जब नतीजे और रुझान दिखने लगे हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को वहां पर स्पष्ट एक तरह से बहुमत मिलने की तरफ हालात नजर आ रहा है? नो डाउट, जो सर्वे आया था उस सर्वे में भी बीजेपी को आगे दिखा रहे थे, लेकिन बंगाल में ऊपर नीचे बहुत हो रहा था। अभी तो मैंने लेटेस्ट अभी जो देखा उसमें, लेकिन आगे चल रही है बीजेपी बंगाल में, और जो आगे चल रही है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको तो मानना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या उल्टा बोले, जो है वो है, स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हो आप। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट को स्वीकार करना, डेमोक्रेसी और संविधान की मान्यता ही कहती है जो रिजल्ट आएंगे उसको सब स्वीकार करेंगे। और राजनीति में कोई दुश्मनी सब कुछ तोड़ना है, राजनीति में जो जीतेगा वो राज करेगा, जो हारेगा वो विपक्ष में बैठकर जनता की बात करेगा। केरल में कांग्रेस को जब बहुमत आया आपकी अलायंस को, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से एक गुड न्यूज कांग्रेस के लिए है इस पूरे 5 राज्यों के रिजल्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व की पूरी कोशिश थी कि सब जगह कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और सब जगह कोशिश की, उसमें केरल में रिजल्ट आया और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ रही थी और केरल में रिजल्ट आया। कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का काम है देश की आवाज को बुलंद करना, सबको साथ में लेकर तिरंगे को मजबूत करना, उस रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। फिलहाल अभी कंटिन्यू देखेंगे कि किस तरह से शाम तक क्या रुझान आते हैं। शाम तक रुझान अब सामने आने लग गए हैं, और भी रुझान आ जाएंगे। जो भी रुझान आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, अभी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं इलेक्शन को लेकर के। जो इनको नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो केरल के नतीजे उनको लेकर के काफ़ी खुश है कांग्रेस, लेकिन असम और बंगाल के ऊपर इनका एक तरह से निगाह बनी हुई। जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, वो कामयाब नहीं हुई। और तमिलनाडु को लेकर के बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है और बहुत साफगोई से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर कोई थर्ड फ्रंट की तरफ जनता जा रही है तो सभी बड़ी पार्टीज के लिए अलार्मिंग मैसेज है। की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ईमानदारी से अपनी बात वो रखते हैं और जनादेश को वो स्वीकार भी करते हैं बिना इफ एंड बट के, लेफ्ट एंड राइट के। बहुत शुक्रिया अरबाज वहां से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रताप राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह भी आपको देख रहे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अपनी बात रखेंगे। एसपी बित्तर साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। स्टूडियो से निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ, राजनीति विश्लेषक जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रताप राव जी, आपके लिए तो अब जश्न मनाने का आज दिन आ गया है। असम में तो आप कॉन्फिडेंट थे, पश्चिम बंगाल में भी मान लीजिए कि आपकी लहर ही चल रही है। आप होइए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए जश्न का माहौल है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में आतंक का राज था, जो हालात बना दिए गए थे पश्चिम बंगाल के, जो कभी भारत का सरताज था, जो भारत में कभी सिरमौर था, उसकी जो दुर्गति कर दी गई थी पिछले दशकों से,
उस दशकों से एक दुर्गति के से उबरने का ये एक बहुत बड़ा मैंडेट आया है। निश्चित तौर पे ये पूरे देश के लिए एक बदलाव का एक नया दौर शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल वो है जहां से पूरे देश को क्रांति के समय या संक्रांति के समय या जब देश में सांस्कृतिक क्रांति हुई उसके समय जो नेतृत्व मिला, ऐसे प्रदेश में लंबे समय तक गुंडों का राज रहा, सनातन विरोधियों का राज रहा, देश विरोधियों का राज रहा, देश के खिलाफ माहौल रहा। और ऐसे में हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुखद खबर है कि वहां से उस दुशासन के राज का अंत हो गया जिसकी आशा लंबे समय से देश के लोग पाले हुए थे। और बड़ी बात ये है कि भवानीपुर में भी देखिए ममता बनर्जी पीछे चल रही, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे, इस पर भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन प्रतीक जी से मुझे लगता है कि एक प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। प्रतीक जी, क्या हो गया? तमिलनाडु में तो एक बहुत बड़ा सेटबैक आपके लिए हो गया। कम से कम यहाँ तो आप शुरुआती रुझानों में दिख रही थी डीएम के आगे चल रही है, लेकिन अब तो वो तीसरे नंबर पर खिसक गई है। टीवी के पहली बारी बहुत बड़ा खेल कर दिया। ऑडियो नहीं मिल रहा प्रतीक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मनु जी, जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे टीवीके को वहां बढ़त मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि बंगाल के अंदर देश विरोधियों का रास्ता, तो एक कतई बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहां की जनता वहां का वोट दे करके बनाती है, चाहे अब बीजेपी की सरकार बनाने जा रही हो या उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की, उससे पहले सीपीआई-एम की, उससे पहले कांग्रेस की। जनता की, जो देश की जनता है वो वोट देती है, और अगर देश की जनता किसी को वोट दे करके सरकार बना रही है तो उसको देश विरोधी सरकार कहना कतई सही नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, और क्योंकि एक बार नहीं, लगातार सरकारें रिपीट हुई हैं, चाहे कांग्रेस की हुई हो, चाहे थे आप सीपीआई की हुई हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हुई हो। और कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि हम केरला के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, और तमिलनाडु के अंदर भी आप देखिए बीजेपी की हालत तो क्या है, एक सीट पे बीजेपी अभी लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कि जनता जिसको भी अपनी बात कीजिए ना, पश्चिम बंगाल में तो आप बिल्कुल टैली में जीरो हैं। मतलब ये 2021 वाली स्थिति हो गई फिर से आपके लिए। क्या आप सरेंडर कर देते हैं? आप लड़ते ही नहीं है क्या? ये है कहाँ? मनोज जी, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देख क्या। अभी दो राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी 18 राउंड की काउंटिंग वहां पे बाकी है। वहां चाहे से पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आसाम की बात कर लें, केरला की बात कर लें, तमिलनाडु, हर जगह 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो 15% काउंटिंग भी नहीं हुई है अभी तो। आपका सीधा मुकाबला था ना, वहां पर भी आपने लग रहा है कि आपने लड़ाई नहीं लड़ी है। गौरव गोगोई आपका बड़ा चेहरा, वो भी पीछे चल रहे हैं। मनु जी, आप अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो ज्यादातर समय जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उसी की सरकारें बनती हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो फायदा होता है नहीं, वो ऐसी बातें करने लगे फिर तो कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। की सरकार हुई जब कांग्रेस को चुनाव ही नहीं आसान है ना अपने आप को संतुष्ट करना। आप करें भी क्या प्रतीक जी? एसपी मित्तल साहब, ये जो टैली है ये क्या दिखा रही है, क्या संदेश है? और वेस्ट बंगाल 2021 में 2 से 77 और 77 सब 182, ये बीजेपी का ग्राफ है, कैसे हुआ? देखिए मनु, ये जो 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम हम देख रहे हैं, जो रुझान हम देख रहे हैं, इसमें 2-3 बातें देखो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये कि केरल से जिस तरीके से वामपंथियों का गढ़ आखिरी किला था, केरल जहां उनकी सरकार वहां की सरकार गई, और अब कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल का, देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम वाकई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम है, क्योंकि वहां पर कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। उन चुनौतीपूर्ण, और जिस तरीके से वहां ये आया कि केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो रही है, एक तरफा निर्णय हो रहे हैं, यहाँ तक कि क्या नाम से जो बॉर्डर पे हमको जमीन चाहिए तारबंदी के लिए, ममता सरकार वो जमीन हमको नहीं दे, केंद्र सरकार को नहीं दे रही है। ये इतने चुनौतीपूर्ण, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का आज इतना रुझान के अंदर उनको बढ़त मिलना, मुझे लगता है अपने आप में क्या नाम से बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके साथ ही असम का हम देखें कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी रही ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन असम के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, ये भी क्या नाम से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल में वापस आता हूँ, पश्चिम बंगाल का जो परिणाम है वो तो राहुल गांधी जी ने अपनी चुनावी सभाओं में दे दिया था। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि ममता बनर्जी के शासन में इंडस्ट्री ठप हो गई है पूरी तरह, कोई उद्योगपति यहाँ आना नहीं चाहता है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी को अवसर दे रही है, ये टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दे रहे हैं।
राहुल गांधी जी ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही इस बात को कह दिया था। जहां तक क्या नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को पश्चिम बंगाल की जनता को समझाने में सफल रहे कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ममता बनर्जी लागू नहीं होने दे रही है। जादू माना जा सकता है निरंजन पोद्दार जी? देखिए मुनराज जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 10, 12, 15 वर्षों से जो राजनीतिक संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न की है, ये उसका परिणाम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि केवल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की रणनीति और प्रधानमंत्री जी का चेहरा केवल वो फलीभूत हो रहा है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसा संगठन जो धरती के नीचे रह करके काम करता है, किसी अखबार के अंदर उसका नाम नहीं होता, किसी टीवी पे उसकी फोटो नहीं होती, कहीं पे उसको किसी श्रेय की या किसी भी प्रकार की उसको पारितोषिक की आवश्यकता नहीं होती, अपने घर से रोटी खा के जाता है, अपने पल्ले से पैसा किराया लगा करके, और वो जिस तरीके से काम करता है, कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करता है, सबसे बड़ा काम वो करता है कि धरातल के ऊपर कौन सी हवा किस तरफ बह रही है, इस बात की खबर वो शीर्ष नेताओं तक रोज की रोज